बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। पोस्ट कोरोना लाइफ किस तरह से होगी। पोस्ट कोरोना आपने देख लिया, जिस तरह के खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक नए कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्शियल लॉकडाउन की तरफ, हालांकि दुनिया पूरी लॉकडाउन की तरफ गई थी और आज पूरी दुनिया पार्शियल लॉकडाउन की तरफ आ रही है, यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। अब खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि अब हम लाइफ को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाएंगे, लेकिन एहतियात के साथ। एहतियात क्या होगी कि आपने मास्क लगाना है, आपने ग्लव्स पहने हैं। ये जितनी एहतियाती तदाबीर होंगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। लाइफ विल बी ऑल टुगेदर गेटिंग चेंज नाउ। इसके अलावा कोरोना के साथ साथ अगर आप गौर से देखिए तो क्या आपने गौर किया है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे बड़ी बातें की जाती थी कि जमहूरियत और आज़ादी और ये सारी चीज़ें, क्या आज अमेरिका में, क्या आज यूरोप में अवाम उस तरह फिर सकती है, उस तरह निकल सकती है जिस तरह वो कॉन्सेप्ट लिया जाता था। इसका मतलब है दुनिया अब चेंज हो गई है। अब हम लोगों को नए प्रोटोकॉल्स के साथ रहना पड़ेगा। अब हम लोगों को नए SOPs को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें अपने दरमियान फासला रखना पड़ेगा, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया जा रहा है। इसी तरह आगे चल के आप देखेंगे कि अब एक नया दौर आएगा जिसके अंदर लोग आदी हो जाएंगे और फिर लोग इसी को फॉलो किया करेंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे IT इंडस्ट्री वो बाकायदा वर्क एट होम वाला कॉन्सेप्ट होगा। वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठे बैठे वो काम किया करेंगे और उसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर काम होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अब सिनेरियो चलने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कोरोना का, जैसे जैसे टेस्ट होते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन खुदारा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कोरोना, क्योंकि कोरोना के बहुत सारी कोरोना 1, 2, 3 इस तरह कोरोना बहुत सारे स्टेजेस हैं। हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई कोरोना आ भी जाता है तो वो ख़तरे की बात नहीं है। उसको बिल्कुल एक आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। कुछ अर्सा 2 वीक्स के लिए आइसोलेशन करनी चाहिए, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। एहतियाती तदाबीर अपना लेनी चाहिए ताकि किसी और को ये ना लग सके। अगर हम एहतियाती तदाबीर पे अमल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे और आजकल आप लोग बड़ा बगौर सुन रहे होंगे कि बॉर्डर के ऊपर कुछ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी तनाज़ात चल रहे हैं। ये तनाज़ात हैं क्या? इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है और इंडिया का ये उनका एक अपना एक थ्योरी है कि उसी दौरान पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करवा देता है फायरिंग के दौरान। अगर मैं इंडिया का ये कॉन्सेप्ट मान भी लूँ जो कि वो ग्लोबली कह रहा है, तब भी वो इंडिया का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने तो बाकायदा उधर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं अपने पूरे बॉर्डर के ऊपर, सर्च लाइट्स लगाई हुई हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर अब वो फायरिंग क्रॉस फायरिंग चलती भी है इंडिया और पाकिस्तान की, तब भी कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता। जैसे ही वो इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया के अंदर जाने की कोशिश करेगा, इन्होंने बाकायदा सर्विलेंस सिस्टम लगाया हुआ है। वो सर्विलेंस सिस्टम ह्यूमन थर्मल और बाकी हैं, वो फ़ौरन ह्यूमन को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसी वक्त बज़र अलार्म दे देता है उनके कंट्रोल रूम में कि फ़लानी जगह पे मूवमेंट हुई है और ऑटोमेटिकली उसको वो उसी वक्त कर्टेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं बॉर्डर के ऊपर, ताकि अगर कोई ऐसी मूवमेंट होती है, सस्पिशियस मूवमेंट होती है, इवन कि रात के टाइम वो कैमरास देख सकते हैं। दिन को तो उनका व्यू है ही अच्छा, रात को भी बिल्कुल ऐसे नाइट विजन दिखाएंगे कि आपको बिल्कुल दिन नज़र आएगा। तो इन्फिल्ट्रेट करना इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। तो फिर ये क्या हो रहा है? ज़ाहिर है ये रेजिस्टेंस उनको कश्मीरियों की तरफ से आ रही है। मैं कश्मीर पे आने से पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि है क्या, दुनिया में हो क्या रहा है। फ़लस्तीन के अंदर क्या मसला आ रहा है? फ़लस्तीन में ये मसला आ रहा है कि 2 नेशन थ्योरी को इसराइल नहीं मान रहा कि इसराइल और फ़लस्तीन अलग-अलग रियासतें हैं। जितने भी एरियाज़ हैं इसराइल के, इसराइल ये कर रहा है कि जिन एरियाज़ के अंदर अभी बाकायदा UN के अंदर उनको कहा गया है कि इन एरियाज़ को, ये ना तो इसराइल की ज़मीन है ना फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, उनको वो मार्क करके और उधर वो अपने घर बनाना शुरू कर रहे हैं। उनको फेंसिंग करते हैं इसराइलीज़ और उसके अंदर ज्यूज़ को ला के सेटलमेंट्स को बिठा दिया जाता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये ज्यूज़ का इलाका है और इसके बाद इधर ज्यूज़ रहेंगे। अब एक ऐसा इलाका जिसको ऊपर पहले से ही कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो वो एक अगर पार्टी UN की रेजोल्यूशंस को भी साइड पे कर दे, दुनिया की जितनी भी आर्बिट्रेशन है उसको भी साइड पे कर दे और वो सब कुछ करके अगर वो अपनी उधर घर बनाना शुरू कर दें, चीज़ें बनाना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स है, वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉज हैं।
इसी तरह जब ये वायलेशन करते हैं और अपनी घरों की स्कीमें बनाते हैं या कमर्शियल स्कीम्स बना देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने इधर सेटलमेंट बना दिया, अब हमें फ़लस्तीनी इधर कुछ ना कहें, तो फ़लस्तीनियों का ज़ाहिर है ये हक़ है कि वो अपनी सरज़मीन के लिए लड़ें, वो अपनी सरज़मीन के लिए जान दें, वो अपनी सरज़मीन के लिए कम अज़ कम दुनिया को जगाने की कोशिश करें, चाहे दुनिया जागती है या नहीं जागती। सेम केस फॉलो किया है इंडिया ने कोशिश की है कि कश्मीर के अंदर, जो कि एक बाकायदा आपको भी पता है और मुझे भी पता है डिस्प्यूटेड एरिया है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके ऊपर बहुत सारी रेजोल्यूशन हैं, आप और मैं डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पे इंडिया ने किया ये है कि इंडिया ने कोशिश करके उन्होंने 370 आर्टिकल और 35A इनको ख़त्म कर दिया है और कहा है कि जिस किसी ने भी इधर कश्मीर में सर्व किया हुआ है उसको उसका बाकायदा डोमिसाइल मिल जाया करेगा। कोशिश ये की जा रही है मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। जिस टाइम पे उनको डोमिसाइल मिलेगा उनको हक होगा कि उधर ज़मीन ख़रीद सकें, प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकें। तो एक डिफरेंट सिनेरियो चेंज कर रहे हैं बिल्कुल इसराइल के तर्ज के ऊपर। पाकिस्तान ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और पाकिस्तान ने कहा है कि ये वायलेशन ऑफ द UN चार्टर है, वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, वायलेशन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रीटीज़ है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारी जगहों पे हुई है, लेकिन इंडिया अभी तक इसके ऊपर नहीं सुन रहा। ये मामला कश्मीर का इस वजह से ज़्यादा बिगड़ है क्योंकि इंडिया किसी की सुनने को तैयार नहीं। तो अब आप उनको आगे से अगर रेजिस्टेंस मिलती है तो वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान करवा रहा है, हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा इंटरनल वो इशू है। अब आ जाइए कि इंडिया पाकिस्तान, जो इंडिया की ये थ्योरी आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। टू ऑल माई फ्रेंड्स इन इंडिया एंड द डिसीजन मेकर्स इन इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो सुनते हैं डिसीजन मेकर और जिनके उनके थिंक टैंक्स हैं, आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों ने जितनी भी वट एवर प्लानिंग यू हैव डन, I mean your think tanks, whatever you have planned, whatever reports you are piling up, whatever articles you are writing, we follow them. Whatever you say on Balochistan, whatever you say on Karachi or on KPK, you don't have the ground realities. You are working on the pretext of what was happening 10 years ago. Things have changed on ground in Pakistan. Whatever you were investing in Pakistan 10 years ago or 15 years ago, that has altogether changed. So the new dynamics are different from whatever you are assessing. You are assessing Pakistan on three pretexts: one, militarily; two, obviously the manpower; and thirdly, you think that Pakistan, is not a stable country politically and geographically. So all three aspects are wrong. Pakistan is a very stable country politically and domestically. Obviously, the people of KPK, the people of Balochistan, the people of Karachi, they love Pakistan. There might be some misunderstanding between us, but still everybody loves its country. Nobody is against the country. They are against the decisions. There can be dispute over the decisions. There can be dispute in my view and their view, but everybody loves Pakistan. So whatever pretext your planners are giving you to attack Pakistan, I think that's a wrong pretext. You need to restudy it. You need to give a weightage on different things, and then you will realize that you are making a big mistake. If you attack Pakistan, there will be a very, very strong response from the Pakistani side. And just getting one or two, different planes from France or somebody else, they will not help. The type of army that Pakistan has, the type of people that Pakistan have, the type of crowd that Pakistan has. They are not afraid of fighting, they are not afraid of war, they are not afraid of hunger, they are not afraid of anything. All they are afraid of is Allah the Almighty. That is the only frightening fact that they have in heart. Otherwise, they are not afraid of anything. They are willing to die for the cause, they are willing to die for the motherland, they are willing to die for their religion. Obviously, Pakistan will not allow you to roll over. Pakistan will not allow you, just like you are pressing Muslims in India, Pakistan won't allow you to press Muslims in Pakistan or elsewhere. So this is something the Indian lobbies, the Indian think tanks, they need to really think about it. They have to redraft whatever they have planned and then they will come up with the real facts. मेरा आपसे यही गुजारिश है, प्लीज़ 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 आप इस खिते को, इस एरिया को, इस रीजन को पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने दीजिए। अगर आपने वॉर करके ये हासिल करने की कोशिश की, यू विल नॉट गेट इट। आप खिते के अंदर पीस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, काम कीजिए, गुर्बत पे काम कीजिए हेल्थ इश्यूज़ पे जिनके ऊपर काम होने वाला है।
This is my message to my Indian counterparts and everybody else in the world. Thank you for watching the video. Take care.